मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उन्हें गुलियन बारे सिंड्रोम, तो उसमें फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाई चांस थे कि वो नहीं बचेंगी। एक बार को ऐसा लगा कि शायद मैंने 100% नहीं दिया, अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करता तो शायद मम्मी कुछ देख के जाती। अब 2024 में जो आपका सिलेक्शन रह गया और फिर आपने 2025 के लिए तैयारी शुरू करी, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि 2024 में कहाँ कमी रह गई? क्या कुछ गलतियाँ हुई आपसे तैयारी के दौरान? जहाँ मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ पढ़ाई की जगह है, यहाँ पे मस्तीखोरी नहीं होनी है। अपना मस्तीखोरी यहाँ से उठ के करूँगा। जो नए बच्चे एसएससी की तैयारी करने आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो चारों सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते शुरुआत में। तो क्या आपका डेली रूटीन रहता था? आप कैसे मैनेज करते सारी चीज़ें? मुझे सारे ही टीचर वो मिले हैं जो इतने में इतना आउटपुट देते हैं। इंग्लिश जो है ओवरऑल सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपका एक बार उसका सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। ओवरऑल कितना टाइम लग जाएगा कि एवरेज बच्चे को सिलेबस कंप्लीट अगर एसएससी सीजीएल का करना है तो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो अभी एसएससी सीजीएल टॉपर्स जो 2025 से निकले उनकी सीरीज हमने स्टार्ट करी है पॉडकास्ट की। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ निखिल चौधरी भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2025 से इनका सिलेक्शन हुआ है और एएसओ इन सीएसएस का पद इनको प्राप्त हुआ है। तो इनकी जर्नी जानेंगे किस तरीके की रही। बहुत स्ट्रगल भी रहा इनकी जर्नी में, कैसे इन्होंने 2-3 साल लगातार मेहनत करी तब जाके पोस्ट हासिल करी है। बहुत कुछ समझेंगे इनके बारे में, कैसे तैयारी करी, कहाँ कहाँ इन्होंने कोचिंग ली, क्या स्ट्रेटजी बनाते थे, सारा कुछ। तो ओवरऑल जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और एक कन्वर्सेशन बिल्कुल रॉ रहेगा। कोई काट छाट इसमें नहीं होगी, कोई फालतू का प्रमोशन नहीं होगा किसी टीचर का। ये रियल रहेगा, जो भी जैसे भी इन्होंने तैयारी करी है वैसा ही आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को, सुनने, समझने को मिलेगा। पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी बहुत सारे टॉपर से हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो निखिल भाई, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा निखिल नाम है, मैं चितौड़ा गांव है हमारा, डेडवारी, ये गाज़ियाबाद में पड़ता है। और मेरे घर में मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और बड़ी बहन है। और जॉइंट फैमिली भी काफ़ी बड़ी है हमारी। दादाजी हैं, दादी हैं, 4 भाई, मेरे फादर जो हैं वो हैं। और मतलब हंसता खेस बढ़िया अपना, मतलब मज़ेदार फैमिली है पूरे। बढ़िया बढ़िया। कज़िन वगैरह अपने छोटे भाई हैं, हाँ, सब बढ़िया एकदम। वो भी सब पढ़ाई में लगे हुए हैं। एक मेरी मामा की लड़की है, वो आईआईएम रायपुर से पढ़ाई करी है, उसने एमबीए, मुंबई में जॉब कर रही है। एक चाचा का लड़का है, वो उसने भी एमबीए करी है एमईटी से, और उसका भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया। सभी पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने हाँ, लिखने वाले। मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने बायोटेक से पढ़ा हुआ है। हाँ। तो सब अच्छा ऐसी फैमिली में ज्यादा प्रेशर रहता है, भाई कुछ हाँ। करना है ना, सिलेक्शन लेना है हाँ, कहीं ना कहीं। सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं फैमिली में। पापा की तरफ से बस एक ही चीज़ थी कि पढ़ाई करो, और पढ़ाई के ही चीज़ में किसी फील्ड में कुछ अच्छा करना, चाहे खुद पढ़ाना, चाहे कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब करना, कुछ भी करना, पढ़ाई से रिलेटेड करना। क्योंकि फैमिली जो है हमारी, मतलब मॉनेटरीली कोई इशू नहीं है, अच्छी हंसती खेलती फैमिली है। बस यही है मेन चीज़ कि पापा का बस यही सपना था कि ऐसा कुछ हो जो गांव में पहले ना हुआ हो, पढ़ाई लिखाई में नाम हो थोड़ा फैमिली का। वैसे तो अच्छा नाम है हमारा। क्या रैंक रही है आपकी, कह रहे हैं? रैंक मेरी 803 है, मुझे एएसओ मिला है। और कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, जिसमें मेरी मतलब रैंक अच्छी आई है और मैं अपनी मर्जी की पोस्ट मुझे मिल गई है। और पिछले साल मेरी जो है 295 मार्क्स रह गए थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि बोनस अच्छे मिले थे मुझे भी, 327 हो गए थे, काफ़ी पास चला गया था कट ऑफ के, जो कि उम्मीद भी नहीं थी मुझे। पर रिजल्ट वाले दिन के बारे में बताओ। रिजल्ट आया तो किसको बताया सबसे पहले आपने? जब रिजल्ट आया मैं लाइब्रेरी में बैठा था। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे आप? हाँ, मतलब ऐसे उम्मीद तो होगी कि सिलेक्शन हो नहीं, जाए। मुझे अपना पता था, पर वही थोड़ा आगे का भी एक सपना रह रहा है अभी, अच्छा अच्छा। जो पहले का था। हाँ। तो उसको लेके पढ़ रहा था थोड़ा बहुत। इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा था क्योंकि रिजल्ट अच्छा था, पता है। पर ये है कि थोड़ी आदत सी पड़ गई है अब, 2-3 साल से घिसते घिसते बिना पढ़े भी मन नहीं लगता। तो लाइब्रेरी में बैठा था। और असल में क्या हुआ, इस बार हर चीज़ का ही प्रोसेस एसएससी डिले कर रही है। हाँ। जो आंसर की आई वो भी बहुत लेट आई, और जो अब रिज़ल्ट आया वो भी बहुत लेट आया। तो रोज़ जो है दोस्तों के मैसेज आते रहते थे, जिनके अच्छे मार्क्स हैं सब ग्रुप में अपने, कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, आज रिज़ल्ट आ जाएगा। पर
कई दिन हो गए थे, तो 8 तारीख को अभी हमारा लगभग 2-3 बजे हमारे दोस्तों के थ्रू, क्योंकि मिनिस्ट्री में भी हैं पुराने दोस्त, तो बता देते हैं कि यार रिज़ल्ट आने वाला है तुम्हारा, 1-2 घंटे में तैयार हो जाओ। तो बैठे थे, पीडीएफ खुली, टेलीग्राम पे ही पीडीएफ देखी और सर्च किया। पहले अपना एक क्लोज फ्रेंड है हमारे, उनका देखा। अच्छा। उनका मतलब एक्सपेक्टेड से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और फिर अपना देखा तो हमें दोनों को ही एएसओ मिला, तो फिर बड़ी खुशी हुई। फिर जो मेरा तीसरा दोस्त है पुनीत राजपूत, उसका देखा हमने, उसका भी 1488 रैंक आई है। तो मतलब जब ये है ना कि 3 दोस्त का देखना था, तीनों का देखा और तीनों का ही अच्छा रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया। तो मतलब मैं लाइब्रेरी से जीने से हंसता हुआ उतर के आ रहा था, जो मतलब ओवर एक्साइटेड से हो जाते हैं। तो नीचे आया, अपने ब्रदर इन लो को सबसे पहले मैंने फ़ोन करा, उन्हें बताया क्रिकेट खेलते हैं साथ में हम थोड़ा, तो वो भी खेलने गए थे उस टाइम। फिर घर पे फ़ोन किया मम्मी पापा को, बस फिर वहाँ से लाइब्रेरी से निकला, मिठाई वगैरह ली रास्ते में और घर पे पहुँचा। और पापा ने बड़े अच्छे से गले वाले लगाया, आशीर्वाद दिया, खुश हुए बड़े। और मम्मी भी, मैं मिठाई लेके गया तो सारे जो अपनी फैमिली हैं, चाचा तो सबके यहाँ पे प्रसाद दे के आई। तो काफ़ी मतलब मज़ेदार था, मतलब रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, फिर भी अलग ही खुशी हाँ होती जी, है। फाइनल बिल्कुल मोहर लग गई कि हाँ। भाई अब तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गया लड़का। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे हैं। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो जरूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। अभी जैसे मैं आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करूं, जैसे कॉलेज में, ग्रेजुएशन में क्या करा आपने, और उससे पहले जैसे स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और कैसे थे आप पढ़ने में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कैसा रहा सारा कुछ? स्कूलिंग का शुरू में 5th क्लास तक तो जो हमारे गांव के आसपास नॉर्मल स्कूल थे उन्हीं में पढ़ा था। 6th क्लास में मेरे पापा ने जो है माउंट कार्मल स्कूल है एक मुरादनगर में, काफ़ी अच्छा आईसीएससी बोर्ड का, उसका मेरा जो है एग्ज़ाम दिलवाया। वहाँ पे एग्ज़ाम होता था एडमिशन के लिए 6th क्लास से 10th क्लास तक। अब तो 11 12 दोनों हैं उसमें, पहले 10th तक था, तो वहाँ से पढ़ा मैं आईसीएससी बोर्ड से। लेकिन फिर 10th के बाद 11 12 मैंने दयावती मोदी नगर से करी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं और पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम करी है। और मतलब 11th क्लास का तो ये है कि जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वो 2 बार दिए हैं मैंने। अच्छा। कम रह गए थे मार्क्स। तो पर वो था कि पापा की तरफ से तब भी ऐसा कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी देखी है वो लाइफ, मज़े वाली भी पढ़ाई वाली भी। पापा को पता है कि 11th के 2 बार दिया आपने एग्जाम? नहीं, पापा को नहीं पता। तो 11 12 तो मेरी बस मज़े में निकली है, बढ़िया। क्या परसेंटेज क्या रहे 12th में? 12th में मेरे 75% थे और मैथ में मेरे 57 मार्क्स थे। अच्छा। हालांकि मुझे मैथ पसंद बहुत था, पढ़ता नहीं था, तो मार्क्स बहुत कम थे 12th में। पर मैंने फिर भी बीएससी मैथ से ही करी है, मन था मैथ से पढ़ने का, और उसके बाद एमएससी भी करी है मैथ से ही। तो ये है कि एंड तक आते आते एमएससी में मार्क्स भी अच्छे हैं, 80% के आसपास है, और बीएससी में भी अच्छे मार्क्स हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसी से, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो ये तैयारी कैसे शुरू हुई आपकी एसएससी की? एमएमएच कॉलेज है हमारे गाज़ियाबाद में ही, वहाँ से। तो वहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंड मिले जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, पर मेरा इतना मन था नहीं उधर। तो 2024 की मैंने पहले तैयारी शुरू करी, पहला अटैम्प्ट जो दिया। तो उसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा अपने एंड से भी दिक्कतें हुई मेरे, कि पैसे की कमी ना होते हुए भी मैंने जो है बैच वगैरह नहीं लिए, टेलीग्राम से पायरेटेड बैच लिए। और थोड़ा मतलब मैंने सोचा वही है, जैसे यूपीएससी के टाइम में तो ऑप्शनल को ज़्यादा हल्के में ले लिया, ऐसे ही सीजीएल को भी मजाक में थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों को भी बताना चाहूँगा
कि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे एसएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे 900 रुपये 1000 रुपये में आपको कोर्स मिल जाते हैं सारे, फिर भी यूट्यूब पे वो 1-1 2-2 साल बर्बाद कर देते हैं फ्री कंटेंट के चक्कर में, टेलीग्राम पे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और फ्री के चक्कर में बर्बाद कर दे रहे हैं। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों को कि भाई 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होंगे, तुम्हारी सभी सब्जेक्ट के कोर्स मिल जाएंगे, प्रॉपर लेके अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या घर पे बैठ के आराम से सिलेबस कंप्लीट करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। अभी बताओ 2024 में जो आपका सिलेक्शन रह गया और फिर आपने 2025 के लिए तैयारी शुरू करी, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि 2024 में कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ गलतियां हुई आपसे तैयारी के दौरान जो बच्चों को बताना चाहो कि भाई ये गलतियां मत करना अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो क्या ऐसी गलतियां हो रही होंगी? एक तो मैंने मॉक्स काफ़ी कम दिए थे, मतलब दिए थे पर इतने नहीं दिए थे, रेगुलर नहीं था। ये था कि हफ्ते में 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉक्स दे दिए, लाइव मॉक दे देता था, वैसे 1-2 ही देता था। और उनको ज़्यादा एनालाइज भी इतना नहीं करता, मतलब कर लेता था, देख लेता था। पर चीज़ें क्या है कि एसएससी में मेन चीज़ है कि आपने कितनी बार रिवाइज़ करी है कोई चीज़। तो जैसे हमें नोट्स रिवाइज़ करने होते हैं, हमें कुछ ना कुछ अपना कंटेंट ऐसा भी बनाना पड़ता है कि हम अपने मॉक्स को भी रिवाइज़ करें। तो पिछली बार मैंने कुछ मॉक्स के लिए नहीं करा था एक्स्ट्रा एफर्ट। इस बार मैंने मॉक्स के लिए अपना सेपरेट रजिस्टर बनाए थे, मेन मैथ्स का और एक रीजनिंग का, जिसमें मेरे रीजनिंग में ऐसा करता था जो क्वेश्चन गलत हो गया या फिर कोई मुझे नया उसमें टॉपिक या कुछ ऐसा आया है कि हाँ ये पहली बार देखी है चीज़, तो उसको नोट डाउन कर लेता था बस। कि रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन ऐड करते करते मेरे लगभग 250 के अराउंड क्वेश्चन थे मेरे पास रीजनिंग के। और मेन चीज़ ये थी कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 4 दिन पहले मैं फोकस करता था कि अपनी जो मैंने मैथ की कॉपी बनाई है, रीजनिंग की कॉपी बनाई है, उनको ज़रूर रिवाइज़ कर लूँ। और ऐसे ही मैंने जीके के भी 2-2 3-3 पेज पे सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए थे, उनको ज़रूर रिवाइज़ करता था। तो उससे ये होता था कि जो मैंने 1 साल पढ़ा है वो मेरे आंखों के सामने से 10 दिन में निकल गया। तो ज़्यादा चांस होते थे कि जब पेपर में आएगा तो वो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में जो हमें क्लिक करनी चाहिए चीज़ सोल्व करना, तो उसके बाद का काम है पहले पता तो चले कि हाँ क्या चीज़ है, करना क्या है इसमें। तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो अपना मॉक की कॉपी सेपरेट ज़रूर बनानी चाहिए, खासकर मैथ और रीजनिंग की बहुत ज़रूर। ओके जैसे रिवीजन में मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, शुरुआती 1 साल की जो तैयारी होती है रिवीजन नहीं हो पाता क्योंकि वो सिलेबस को भी कवर करना है उनको, जल्दी जल्दी डेली क्लासेस देख रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, वो रिवीजन नहीं कर पाते जो पीछे उनके क्लासेस हो रखे हैं। कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्या ऐसी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि रिवीजन भी साथ साथ होता चले उनका और आगे भी उनकी क्लासेस कंप्लीट होते चले, सिलेबस कंप्लीट होता चले? मैं थोड़ा इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है रिवीजन की स्ट्रेटजी, इसलिए सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। हाँ मैथ का बताओ। जैसे मैथ का बता देता हूँ कि मैथ में इस बार मैंने क्या सुपर 100 बैच लिया था आभास सैनी सर का। तो उसमें क्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा कंसाइज है। जैसे हर सब्जेक्ट की 4-5 क्लास हैं अर्थमेटिक की, और एडवांस की 8-9 क्लास हैं, तो मतलब लगभग 3-4 महीने का कोर्स है। तो उसमें यह होता था कि हर हफ्ते लगभग नया सब्जेक्ट शुरू होता था, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट ख़त्म है उसमें। तो जैसे इस हफ्ते हमारा परसेंटेज ख़त्म हो गया, उससे अगले हफ्ते रेशो ख़त्म हो गया। तो जब मेरा उधर रेशो चल रहा है, मैंने क्लास में पढ़ा है, तो उनकी वो पीडीएफ भी देते हैं, एक एनोटेशन वाली देते हैं जिसमें वो सॉल्व करे रखते हैं, एक होती है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, साइड में खाली जगह होती है। तो मैं वो खाली वाले शीट्स जो है निकलवाता था, और क्लास ख़त्म होने के बाद जैसे सुबह क्लास ले ली 11 बजे से रहती थी उनके ज़्यादातर, या 2:30 बजे से। क्लास लेने के बाद शाम को 7-8 बजे सोने से पहले 30 क्वेश्चन जितने भी क्लास के हैं पेंसिल से खुद करता था। तो एक रिवीजन तो मेरा वो हो गया। और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता था तो फिर मैं वो शीट अपनी सारी 7-8 जितनी भी पीडीएफ हैं एक टॉपिक की, वो उठाता था, रेड पेन लेता था, पढ़ना शुरू करता था। जिस क्वेश्चन को देख के मुझे सॉल्यूशन याद आ रहा है, सॉल्यूशन पढ़ के मुझे ये नहीं लग रहा कि हाँ यार ये कैसे हुआ है, एकदम से क्लिक नहीं कर रहा, गोला बनाता था, स्टार लगाता था 3, मतलब इसमें जो कि 3 स्टार होते हैं, तो थोड़ा लगता था कि डाल देता हूँ स्टार। तो उस टाइप से 15-20 क्वेश्चंस पे, ज़्यादातर एक टॉपिक में इतने ही होते थे 20 को, हर क्लास में एक दो क्वेश्चन करके। हाँ 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े टफ लगते हैं, बाकी तो नॉर्मली होते हैं, तो उनको रेड स्टार कर लेता था। और फिर 10-15 दिन बाद भी जब भी मौका आता था तो फिर मैं वो पीडीएफ निकाल के सिर्फ जो मेरे रेड मार्क क्वेश्चन है उनको गो थ्रू करता था। तो मैथ के लिए ये स्ट्रेटजी अच्छी है, उनके अगर कोर्स से देखें
बाकी अगर किसी और से भी आप पढ़ते हो तो आप यही करो कि अपने नोट्स में ना मार्किंग ज़रूर रखो कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए आसान है हो सकता है मेरे लिए मुश्किल है, सही। और जो मेरे लिए मुश्किल है मतलब वाइस वर्सा वही चीज़ है। अभी जैसे इंग्लिश की बात करें तो आपने पहले ये बताओ इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी कैसे करी, और शुरू जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे तब इंग्लिश कैसी थी आपकी? असल में इंग्लिश मेरी आईसीएससी बोर्ड से मैंने 10th तक पढ़ाई करी है, तो उसकी वजह से स्पोकन इंग्लिश हो चाहे ग्रामर भी हो वो कैब भी ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं थी, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते तो। हालांकि मेरे 24 और 25 दोनों में ही अच्छे मार्क्स हैं, 131 मेरे 24 वाले अटैम्प्ट में थे और 127 इस साल हैं। तो लेकिन मैंने मेहनत करी है इंग्लिश पे भी उतनी ही। मैंने 2024 में ही अमन वशिष्ठ सर का यूट्यूब पे फ्री कोर्स उन्होंने डाल रखा था, 40-45 क्लास है उसमें, तो मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने आप। अच्छा। उसमें भी मैंने ऐसे ही बनाए थे कि वो पढ़ाते हैं कि क्लास में वो क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर रेड मार्क्स से रेड पेन से वो गोले बना के ये क्या चीज़ है, नाउन है प्रोनाउन है, ऐसे करके बेसिक से पढ़ाते हैं बिल्कुल। तो मैंने भी जैसे वो पढ़ाते हैं ना बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट्स बनाए थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो मैंने एक बार मेहनत करी 2024 में, 2 महीने के समथिंग मुझे उसमें लगे नोट्स बनाने में, लेकिन फिर 2 साल तक मैं हर एग्ज़ाम में 3-4 दिन में मैं वो अपने रजिस्टर को आराम से गो थ्रू कर लेता था 3-4 दिन में, और पूरी ग्रामर कवर हो जाती थी। अच्छा, उतनी क्लासेस सफिशिएंट है ग्रामर के लिए, कुछ देखो छूट रहा था? देखो उन्होंने यूट्यूब पे लगभग सब करा रखा है, अगर सच बताऊं तो। चाहे मतलब ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रेयरली टच होते हैं, उन्होंने वो भी करा रखे हैं, पर चीज़ क्या मैटर करती है कि आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको फील नहीं आएगा कि 40 क्लास में सब कुछ कैसे हो गया। तो थोड़ी सी वो वाली चीज़ है, अगर किसी की बहुत ज़्यादा वीक है तो उनके बैच से भी पढ़ सकता है। तो ये है कि अमन वशिष्ठ सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, तो मैं भी रिकमेंड थैंकफुल हूँ। करता हूँ उनको हाँ, हमेशा। मैं थैंकफुल हूँ कि मैं उनसे पढ़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि 40 क्लास में उन्होंने करा दिया, मतलब अगर मेरे दूसरे हाँ हाँ दूसरे टीचर के देखें तो इतना ही कंटेंट वो 100 क्लास में देगा, क्योंकि फालतू की बातें भी होती है अमन सर के में ये नहीं होता। हाँ, मुझे सारे ही टीचर वो मिले हैं जो इतने में इतना आउटपुट देते हैं, और फिर क्योंकि हमें देखो मेन चीज़ है परफॉर्मेंस। हमें 1 घंटा मिल रहा है प्री में, 2 घंटे मिल रहे हैं मेंस में, पढ़ना है हमें पूरे साल और आउटपुट देना है बस इतना 1.5 जितने दिन। तो वही टीचर वो बोलते हैं कि हाँ पढ़ा तो सब देंगे, हर टीचर पढ़ा रहा है, पर आप ये देखो कि आपको कौन सा बेनिफिट मिल रहा है। आपको कम टाइम है, आपको इसी साल क्लियर करना है, या आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तो आप टाइम दे सकते हो 1-2 साल का, तो आप थोड़ा बड़ा कोर्स कर सकते हो। आपको कम नॉलेज है, आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो आप पूरा बैच परचेज़ कर लो, उसके बाद तैयारी कर लो। पर हाँ तरीका यही है, पूरा बैच भी लोगे तो नोट्स ज़रूर बनाओ अपने, क्योंकि प्लेलिस्ट की तरह मूवी की तरह वीडियो देखना आसान है, लेकिन फिर पेपर से पहले वो चीज़ क्लिक इसीलिए नहीं करती क्योंकि हमने बस मूवी देखी है। अब मूवी के 2-4 मिनट मेन तो हमें चीज़ें याद रहती हैं, पर जो न्यूएंस होती हैं, छोटी छोटी बारीकी होती हैं चीज़, वो नहीं रहती तो है। हर चीज़ से 2-3 बार तो गुजरना ही पड़ेगा आपको, आराम है से, ना, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, घुसेगी। नोट्स बहुत ज़रूरी है। ओके। अभी जैसे जीके जीएस की बात करूँ तो वो कैसे करा आपने? जीके का मैंने परमार सर का बैच ले रखा था, हालांकि उसके बावजूद मैं उनके यूट्यूब चैनल से ही ज़्यादा पढ़ता था। मैंने उनका वन शॉट आते हैं उनके सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी का एक, पॉलिटी का एक 6-7 घंटे का, तो उनके वन शॉट के सब्जेक्ट वाइज में A4 शीट लेके 2-3, और वो बोलते जाते थे, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया है पहले पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि आप सीधा वन शॉट के नोट्स बनाने जाओगे ना तो बहुत अजीब लगेगा, ना टाइमलाइन समझ में आएगी, ना आपको मतलब टॉपिक का इतना आइडिया रहता है। अब हालांकि जब मैंने पढ़ ली है पूरी हिस्ट्री उनसे, तो अब मुझे पता है कि हाँ ये बता रहे हैं बलबन के बारे में, फलाना है, दिल्ली सल्तनत चल रही है, तो टाइमलाइन है मेरे दिमाग में, तो जब वो बोलते जा रहे हैं मुझे लिखने में आसानी है। तो 3 पन्नों पे मेरे पूरे हिस्ट्री के नोट्स थे, 1 पेज पे एंशिएंट के, 1 पेज पे मेडिवल के, 1 पेज पे मॉडर्न के, ऐसे करके। तो उसका बेनिफिट ये होता था कि मैं 5-6 जो मेन सब्जेक्ट हैं वो पेपर से पहले दिन भी एक बार कवर कर लेता था, नज़र मारने में आसान हो जाता है। क्योंकि अब पूरे बल्क वाले नोट्स को तुम 1 महीने में भी रिवाइज नहीं कर सकते, जब तक क्रिस्प आपके पास रिवीजन के लिए कुछ चीज़ ऐसी ना हो आपकी आंखों के सामने से निकले जो। और उसमें इस बार फ़ायदा ये भी हुआ है कि PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं 2025 में जीके में, तो कई क्वेश्चन सीधा उन्हीं नोट से आ गए हैं, तो अच्छा रहा वो भी। ओके। ओके, तो अभी इंग्लिश हमने बात कर ली, मैथ कर लिया, जीके जीएस हो गए, अभी रीजनिंग के बारे में थोड़ा और बताओ कि रीजनिंग कैसे करी आपने,
और क्या आपकी उसकी स्ट्रेटजी रही? रीजनिंग असल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन कोई तैयारी ना भी कर रहा हो तो सोल्व तो वो भी ज़रूर कर लेता है। तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है, वो कहते हैं कि सोतेला व्यवहार होता है इसके साथ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि रीजनिंग एक मतलब रेसिप्रोकल इफेक्ट देता है अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करो। क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर पाते हो, तो आपको मैथ के लिए टाइम मिल जाता है। और मैथ के लिए जितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आप उतना एक्स्ट्रा स्कोर करोगे। और मेंस में ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक साथ आती है एक ही सेक्शन में, और 30-30 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, और 60 मिनट में करने होते हैं। तो अगर मैं 2 मिनट बचाऊंगा तो मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करूंगा मैथ का, मैं 4 मिनट बचाऊंगा तो मैं 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करूंगा मैथ का। तो रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए लगे कि हाँ मेरी तो रीजनिंग अच्छी है, मेरे तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पर अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके सेक्शन 1 के मेंस के मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं मैथ में, तो आप रिफ्लेक्ट ज़रूर करके देखना एक बार कि कहीं रीजनिंग की वजह से तो नहीं आ रहे कि एवरेज टाइम बच्चे 18-20 मिनट में कर रहे हैं रीजनिंग और आपको 25-30 मिनट लग रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, ये मेरे साथ होता था। नहीं, ये सही कह रहे हो आप। और रीजनिंग स्कोरिंग भी है, मतलब हाँ, नॉर्मली बच्चे उसमें स्कोर करते ही करते हैं। और आप अगर वहाँ पीछे रह जा रहे हो तो वैसे ही कंपटीशन से दोनों बाहर हो। चीज़ें हैं, एक तो आप स्कोर में पीछे नहीं रह सकते, दूसरा आप टाइम में पीछे नहीं रह सकते। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को 2024 में फील कर चुका हूँ मेंस में कि मैं रीजनिंग की वजह से मैथ्स में रह गया था। क्योंकि 2-3 क्वेश्चनों में मैं बस क्या बताऊँ अटक गया रीजनिंग में, और उसकी वजह से फिर मैथ में टाइम कम बचने लगा तो फंबल करने लगा। और रिपल इफेक्ट आता है जो मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें अगर एक बार आपके 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के ख़राब हुए तो आपके मैथ्स के ख़राब होंगे, और 1-2 अगर मैथ्स के ख़राब हुए तो आपका पूरा पेपर ख़त्म। सही तो है। एसएससी का ये मेन चीज़ है, रीजनिंग को इग्नोर ना करना। मैंने जो है यूट्यूब से E1 कोचिंग सेंटर पे कमल छाबरा सर पढ़ाते हैं, उनके 3-3 4-4 घंटे के टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, वो देखे थे। और जो मैंने चीज़ बताई कि मॉक के नोट्स मैंने जो बनाए हैं वो बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग या फिर इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं उसमें बच्चा टाइम ले जाता है। तो अगर आपको किसी एक पैटर्न को पकड़ने में 3 मिनट लग रहे हैं और उसकी बजाय आपने 1 मिनट में कर लिया उसे, तो फ़ायदा हो जाता है। तो मॉक टेस्ट आप फुल लेंथ लगाते थे, सेक्शनल लगाते थे, कैसे? मैं ज़्यादातर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाता था। उसका रीज़न ये था कि प्री में जो है इस बार चारों ही सब्जेक्ट, मतलब रीजनिंग छोड़ दें तो बाकी तीनों सब्जेक्ट अच्छे खासे लेवल के आए थे। इंग्लिश बहुत ज़्यादा लेंदी बना दी गई थी कॉम्प्रिहेंशन की वजह से, तो मुझे पता था कि हो सकता है मेंस में भी ऐसा ही हो कि क्या पता रीजनिंग आ जाए मुश्किल या इंग्लिश आ जाए मुश्किल, मतलब कह नहीं सकते, कुछ भी पता नहीं होता पहले से। तो मैं फुल लेंथ ही लगाता था, इग्नोर नहीं करता था उससे किसी टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं। हाँ, मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट ही है, सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेजमेंट ही है। और थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम मॉक लगाते हैं, इस बार खासकर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट मॉक बनाने लगे थे सभी प्लेटफॉर्म, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर सिर्फ सेक्शनल लगाते, क्योंकि सेक्शन 1 में कंपैरेटिवली कम मार्क्स आ रहे थे। तो अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं 180 में से, या फिर 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मेरा तो होएगा ही नहीं, क्योंकि आपने फुल लगाया नहीं, आपके टोटल में से आपके मार्क्स आए नहीं, तो आपको अपनी परसेंटाइल भी नहीं पता चलेगी उस लेवल पे। तो थोड़ी मतलब मोटिवेशन में दिक्कत आती है। मोटिवेशन आता ही उसी चीज़ से है कि आप मॉक में कितने परसेंटाइल पे चल रहे हैं। सिर्फ मतलब मुझे यही लगता है पैरामीटर, कि परसेंटाइल से ऊपर कोई पैरामीटर नहीं है। आपके चाहे मार्क्स कितने भी कम आए ज़्यादा आए, अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है 95+, 98+, 99+ भी आप जा रहे हो तो आप सही रास्ते पे हो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि फुल लेंथ स्मोक लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जिस सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो, जैसे मेरा पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट वीक नहीं था कि मुझे ऐसा लगे कि ये वीक है या वो वीक है, तो मैं हर सब्जेक्ट को ही सेम टाइम सा दे के कोशिश करता था। तो भाई क्या होता है, जो नए बच्चे एसएससी की तैयारी करने आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो चारों सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते शुरुआत में। जैसे कोर्स उन्होंने ले लिए, अब 4 सब्जेक्ट की क्लास भी डेली करना है, नोट्स भी बनाने हैं, तो उनसे मैनेज नहीं होता, क्या पढ़ें कैसे करें, रिवीजन नहीं हो पा रहा उनसे। तो क्या आपका डेली रूटीन रहता था, आप कैसे मैनेज करते सारी चीज़ें? मतलब 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो वो हैं जो बिल्कुल जिनके बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं है, मैथ से भी डर लगता है और इंग्लिश से भी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, उनका थोड़ा अलग होगा। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी जानते हैं तो 2 सब्जेक्ट मेन पकड़िए, पहले मैथ्स और इंग्लिश। क्योंकि इन दोनों का एक बेनिफिट है कि मैथ का तो ओवरऑल मोटिवेशन बनाने में बेनिफिट है
कि आप मैथ में स्कोर करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ। और इंग्लिश जो है ओवरऑल सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपका एक बार उसका सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और इंग्लिश चीज़ भी ऐसी है कि एक बार सिलेबस कर लिया तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो और वो बनी रहती है दिमाग में, ऐसा नहीं है भूल जाते हैं। तो मैथ और इंग्लिश से स्टार्टिंग करो, अच्छे टीचर से जो आपको पसंद आए। एक दो क्लास यूट्यूब पे देख के अमन वशिष्ठ सर की देख लो या किसी और की देख लो, जो भी टीचर अच्छे हैं काफ़ी, रानी मैम है या जो भी इंग्लिश के, आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो। जो मैंने करा है, मैं अमन वशिष्ठ सर से करा था यूट्यूब से, तो आप देख सकते हो। तो क्या करो कि नोट्स ज़रूर बना लेना, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट के। मैथ के तो आजकल सब टीचर अपने नोट्स देते ही हैं, तो उसके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन लिखो खुद से, क्योंकि उससे रिवीजन हो जाएगा। तो मैथ और इंग्लिश एक एक क्लास डेली लो, तो उसमें आपके लगभग 4 घंटे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इतना तो आप क्लासेस से करो, फिर उसका थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से ही सेक्शनल या फिर टॉपिक वाइज, जैसे नाउन की क्लास चल रही है तो नाउन के क्वेश्चन देख लो किसी बुक से या किसी प्लेटफॉर्म से, टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड से, किसी से भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। क्योंकि मेन चीज़ वही है कि एप्लीकेशन आना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। थ्योरी रिवाइज करनी ज़रूरी है और क्वेश्चन में अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 सब्जेक्ट पे कमांड स्टार्टिंग से शुरू करो, लगभग 3 से 4 महीने ज़रूर लगेंगे इन दोनों सब्जेक्ट में, और उन पे टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ इट भी है। उसके बाद आपका जब मैथ का बर्डन थोड़ा हल्का हो जाए तो उसके साथ रीजनिंग के आप टॉपिक वाइज पूरे वीडियोस देख लो, 3-3 4-4 घंटे के, आप किसी भी टीचर का, या आप बस रीजनिंग के टॉपिक का नाम डाल के कर सकते हो। तो रीजनिंग पे भी थोड़े बहुत अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर रखो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आजकल आ नहीं रहे हैं, पहले आते थे, तो उनको भी इग्नोर नहीं करना। कैलेंडर क्लॉक वगैरह, थोड़ा सा आपके पास आधे पेज, एक पेज पे हर सब्जेक्ट का जो आता है टॉपिक, पहले आता था, क्योंकि धप्पा करने का काम है एसएससी का। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक को छोड़ के भागो। और जीके का ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में शुरू मैं कहूँगा कि मत करो, क्योंकि जीके का मेन चीज़ है आपको याद कितना रहता है। आप पढ़ तो लोगे प्लेलिस्ट की तरह, यूट्यूब देख के आपको लगेगा भी मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है, वीडियो देखी है, पर वो इतना याद नहीं रहेगा। तो पहले जब आपके ये 3 सब्जेक्ट कोर तैयार हो जाए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तब आप जीके पे जाओ। क्योंकि जीके का क्या है, मेन चीज़ सिलेक्शन नहीं है, वो रैंकर्स के लिए है कि आप अच्छी रैंक जब जाओगे उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन सिलेक्शन आपको इन 3 मेन सब्जेक्ट से ही मिलेगा। और अनप्रेडिक्टेबल भी है। अनप्रेडिक्टेबल भी है। पिछले बार बहुत बहुत मेहनत करने वाले बच्चों के 10, 12, 17, 24, 30 से मतलब कम नंबर थे जो जीके में थे। मेरे खुद 27 नंबर थे, हालांकि मैं तो उतनी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था जीके में। तो पहले 3 कोर सब्जेक्ट तैयार करके फिर जीके शुरू करें। जीके को भी मेहनत से तैयार करें फिर उसके बाद, क्योंकि अगर आपको मेन गोल ये है कि आपको एसएससी के इस सर्कल से बाहर जाना है, और उसका एक ही तरीका है कि आप लेवल 7 4600 ग्रेड पे अपने घर के पास नौकरी लोगे, तो ही आप बाहर निकलोगे, वरना आप 6 साल 8 साल पेपर देते रहोगे। कभी लेवल 4 पे बाहर मिलेगा, कभी लेवल 7 पे साउथ मिलेगा। घर आना है, लेवल 7 पे आना है, तो तरीका जीके को ही प्रायोरिटी दे अच्छी रैंक लानी है तो फिर सारे सब्जेक्ट आपके पे मजबूत कमांड होनी चाहिए। पर एक आप फॉलो कर सकते हो कि पहले मैथ इंग्लिश पे कमांड बनाओ, फिर रीजनिंग को शार्प करो ताकि आपको मैथ में टाइम मिलना शुरू हो। उसके बाद जीके को अच्छे से तैयार करो। मेन चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, चाहो तो परमार सर के 1 शॉट से बना सकते हो जैसे मैंने बनाए हैं। 1 शॉट के आपके 2-2 3-3 पेज के नोट्स होंगे। और करंट अफेयर भी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि इस बार रेलेवेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, जो रीसेंट टाइम के थे वो आए हैं। करंट अफेयर की भी मैंने थोड़ी पीडीएफ आरबीई से पढ़ी थी, थोड़ी परमार सर से, दोनों ने पीडीएफ डाली थी। तो जो 30-30 पेज की थी वो ज़्यादा ऐसा नहीं करता था मैं मंथली करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ या ईयरली पढ़ रहा हूँ। लास्ट में एक मंथ में जो लास्ट में डालते हैं सब टीचर, कोई भी एक बुकलेट उठा लो 20-30 पेज की, क्वेश्चन उसमें से आएगा तो आप कर लोगे। मेन चीज़ कंपटीशन में है कि जो सब कर रहे हैं वो आप ज़रूर करके आओ। अगर आप ये सोचोगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तो करूँगा ही करूँगा, वो तैयारी कभी नहीं हो सकती एसएससी में। गेम सिर्फ इतना है कि जो सब कर रहे हैं वो आप कर लो, और जो सब नहीं कर पा रहे हैं उसमें से अगर थोड़ा बहुत भी आपने कर लिया
तो आप रैंक लगा दोगे। इतना सा गेम है, बहुत बड़ा गेम नहीं है। तो पहले यही। ओवरऑल कितना टाइम लग जाएगा कि एवरेज बच्चे को सिलेबस कंप्लीट अगर एसएससी सीजीएल का करना है तो? मैथ और इंग्लिश में लगभग आपको 4 महीने ज़रूर लगेंगे नोट्स बना के तैयारी करने में। फिर 1 से 1.5 महीना आपको रीजनिंग शार्प करने में लगेगा, और 1 से 1.5 महीना आपको फिर जीके का, 1.5 से 2 भी लग सकता है जीके में, उसको थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट समझने में, ज्योग्राफी में होते हैं थोड़े से। मेन तो देखो याद करने का है जीके में, पर फिर भी थोड़ा सा करने में 2 महीने लग जाएंगे। तो लगभग 7 से 8 महीने लगते हैं और देने चाहिए। पहले अटेम्प्ट में सिलेबस कवर करने पे ही देना चाहिए ध्यान। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तो उसका कोई मुझे रिग्रेट नहीं है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस बना लिया था, नोट्स मेरे पास सारे तैयार थे। जैसे ही मेंस का मेरा पेपर हुआ था 20 तारीख का, मुझे आइडिया भी हो गया था, और आंसर की भी 1-2 दिन में ही आ गई थी। तो पता चल गया था नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कुछ छोटा मोटा मिलेगा, तो देना ही देना है पेपर। सारे नोट्स वापस वही उठाए, गैप नहीं करा था? गैप नहीं करा, एक दिन का भी नहीं करा। 20 को पेपर दे के आया था, 21 में लाइब्रेरी में जाके मुख लगाया था, तो गैप बिल्कुल नहीं दिया था। इस बार दिया है, मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो 1-1.5 महीने घूमे हैं, सब मस्ती करी है। कितने घंटे पढ़ते थे आप डेली? मेरा मतलब मैं घंटों पे टारगेट नहीं रखता था, मैं अपने पढ़ाई के टारगेट बनाता था। मेरे पास एक छोटा सा मतलब कैलेंडर टाइप था, एक कंपनी का था वैसे तो वो, तो उस पर जगह होती थी डेली की, उस पर लिखता था कि आज मुझे एक लेक्चर करना है ये सुपर 100 का, एक वीडियो देखनी है परमार सर की, और 50 क्वेश्चन जीके के, वो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, और वो क्या पढ़नी है मुझे 100 ब्लैक बुक से। अपना इस तरीके से टारगेट बना लिया, टारगेट 5-6 चीज़ों का। अब चाहे मेरा वो 6 घंटे में हो जाए, चाहे मुझे 10 घंटे लग जाए, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। कोशिश का हर बार पूरा भी नहीं होता, क्योंकि मैं टारगेट ज़्यादातर ऐसा ही बनाता था कि वो अचीवेबल था ही नहीं। मुझे पता होता था ये कि मैंने लिखी है 8 चीज़ में 12 घंटे लगने हैं, और 12 घंटे पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन 80% भी कर लिया तो सेटिस्फेक्शन था? सेटिस्फेक्शन एंड में आता था। सुबह मॉर्निंग में मोटिवेशन लेता था कि हाँ कल करा है, मेहनत करिए, आज फिर से जो है शुरुआत से करेंगे, और बढ़िया अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। पर 100% एक भी दिन टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन 80% हुआ, और वो बहुत ज़्यादा होता था। एक मॉक डेली फुल लेंथ मॉक प्री तक। ऐसे बहुत से दिन आए हैं जब मैंने 2 मॉक लगाए हैं, पर ऐसा कोई दिन नहीं आया जब मैंने मतलब पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बाहर जाना पड़ा तो अलग चीज़ है, पर अगर मैं अपनी स्टडी टेबल पे लाइब्रेरी में गया हूँ, तो सबसे पहले मॉर्निंग में जाके 9 बजे पहुँचूँ या 10 बजे, मॉक स्टार्ट होगा, पहले मॉक दूंगा, मॉक एनालाइज करूँगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा। सही। अभी जैसे मैं बात करूँ इस जर्नी में, जो तैयारी वाली जर्नी है आपका, सीजीएल हो, यूपीएससी, कोई भी जर्नी हो, तो बच्चा एक अकेला बहुत फील करता है इस जर्नी में ना, क्योंकि एक तो होता है किसी से कम बात कर रहा होता है, सिलेक्शन हुआ नहीं है, 2 साल से पढ़ रहा है, तो एक अपने आप को अकेला कर लेता है वो, और इस टाइम पे एक डिमोटिवेशन बहुत आ जाता है बच्चे पे ना। बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसा कोई फेज आपका इस तैयारी के दौरान आया कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड आपकी रही, जिसमें आपका बहुत मन खराब रहा, रोना भी आया कई बार तैयारी में? ऐसा कुछ आपके अप्स एंड डाउन्स रहे जर्नी में? ऐसा मोमेंट ज़रूर आया था कि ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी मम्मी जो है पिछले साल 2024 में मेंस से पहले नवंबर के आसपास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उन्हें पहले डेंगू हुआ, उसके बाद GBS करके एक बीमारी होती है, गुलियन बारे सिंड्रोम, वो हुआ था, तो उसमें फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। तो मतलब उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, मैं कुछ बन भी जाऊंगा, कुछ कर भी लूँगा, तो किसी फ़ायदे का नहीं है मेरे लिए। क्योंकि जिसने मतलब मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पढ़ाने में। हमारे घर में पढ़ाई का इतना कोई रुझान नहीं है, ज़्यादा नहीं था, मतलब पेरेंट्स की वाली जनरेशन में। अब की जनरेशन तो बहुत पढ़ रही है, जो पापा वाली जनरेशन है। तो मम्मी ने यही एम बना रखा था कि बच्चों को मेहनत करानी है, कुछ बना के रहना है। और जब वो बीमार हुई, और बहुत ज़्यादा हाई चांस थे कि वो नहीं बचेंगी, तो एक बार को ऐसा लगा कि मतलब शायद मैंने 100% नहीं दिया। अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करता तो शायद मम्मी कुछ देख के जाती, अपना सपना पूरा होता देख के जाती। मैं और भगवान साथ है, भगवान साथ है, और पापा मतलब थोड़े खुशमिजाज आदमी है, या हमें खुश करने के लिए कहते थे कि टेंशन ना ले, पैसों की दिक्कत तो है नहीं, जो भगवान को लेके ही जानी होगी तो बात अलग है,
पर डॉक्टर, अस्पताल या पैसों की वजह से तो तेरी माँ को जाने ना दूँ मैं। तो थोड़ा उस तरीके से निश्चिंत थे। तो पर उसी की बात है कि मम्मी आपके हाँ, साथ हैं और सिलेक्शन भी आपका हो गया। बस ये है कि मम्मी भी हेल्दी हो गई और मम्मी ने मतलब हेल्प भी बहुत करी है। सुबह अपना 8 बजे तक ब्रेकफास्ट लंच सब बना के तैयार रहता था मेरा। मैं लेट होता था उठने में, मम्मी का मैं इतने ज़्यादा था सामान लेने, तैयार रहता था, जा लाइब्रेरी निकल जा। अच्छा, अभी जैसे मैं आपके डिस्ट्रैक्शन की बात करूं, अभी बच्चे क्या है डिस्ट्रैक्शन में बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको, वो टीचर 80% ऐसा कंटेंट भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जो उनके पढ़ाई से बिल्कुल लेना देना है नहीं। जैसे ब्लॉग बना रहे हैं, अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, अपने डेली रूटीन बता रहे हैं, मोटिवेशन की फालतू रीलें बना रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से आप कैसे बचे? देखो डिस्ट्रैक्शन इस बार तो वैसे हर बार ही रहती है, इस बार काफ़ी ज़्यादा है। प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हाँ, और बहुत मतलब कंट्रोवर्सी चलती रहती कंट्रोवर्सी, है। मतलब बहुत कुछ था इस साल शुरुआत से ही। प्री के टाइम से पहले ही एडुकेटी वगैरह का आना, टीसीएस का जाना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे प्री में फेल हुए हैं। हाँ, मेंस में तो देखो जो पहुंच गए वो देंगे ही प्री से, लेकिन प्री में बहुत सारे बच्चों का फेल होने का रीज़न ये था कि उनका कंसंट्रेशन ख़राब हो गया। हाँ, कभी प्रोटेस्ट में, कभी एडीपीटी के क्वेश्चन करें या टीसीएस के करें, 2-2 3-3 घंटे वीडियो देख रहे हैं इन्हीं चीज़ों पे। तो मेरा मेन एम क्या होता था कि मैं ये सब देखता मैं भी था, पर मेरा एक टाइम सेट था कि भाई मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ सुबह। लाइब्रेरी सीट का मेरा एक एक रूल था, सीट पे आया फ़ोन बंद, ख़त्म। अब लैपटॉप खुलेगा, पढ़ाई होगी, 2 घंटे होगी, 1 घंटे होगी, 1.5 घंटे होगी, जितनी भी देर बाद होगी, अपना जब ब्रेक लेंगे, उठेंगे, नीचे जाएंगे, तब फ़ोन चलाएंगे। सीट पे बैठा हूँ तो फ़ोन ख़त्म है। सिर्फ एक रूल है, और अगर इसको फॉलो करोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप अगर रील्स को स्क्रॉल करने की या यूट्यूब देखने की आदत डालोगे ना अपनी सीट पे, या जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे, घर पे भी अगर पढ़ रहे हो, तो ये बना लो कि जहाँ मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ ये मेरा सिर्फ पढ़ाई की जगह है, यहाँ पे मस्तीखोरी नहीं होनी है। अपना मस्तीखोरी यहाँ से उठ के करूँगा, चाहे 2 मिनट को करनी है, उठ के जाऊँगा यहाँ से, तभी करूँगा। तो ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि आप, अपने आप से ईमानदार रहना। हाँ। ओके, अभी जैसे लगभग हमने सारी बात कर ही ली है, फिर भी अगर आपको लग रहा है पॉडकास्ट के एंड में को कुछ मैं पूछना भूल गया हूँ, या फिर आप और कुछ बताना चाहते हो बच्चों को मोटिवेशन से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड, आखिर में इस पॉडकास्ट के लास्ट में क्या बोलोगे बच्चों का? एक चीज़ ये कि हमारी एज में क्या होता है कि सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल नॉर्मली होते ही हैं, और फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप ये ज़रूर देखो कि जो आपके साथ हैं, दोस्त हैं या जो भी कोई भी हैं, वो ऐसे हैं क्या कि आप उनकी वजह से बेनिफिट में जा रहे हो, या वो आपका पैर खींच रहे हैं पीछे। जैसे मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो लगातार 3-4, ज़्यादातर हम मॉक्स एक साथ देते थे। तो क्या होता था कि हमें पता होता था, एक तो होता है कि हमें परसेंटाइल उस ऐप से पता चल रही है, एक होता था कि हम सारे पढ़ने में अच्छे हैं और उसके मेरे से 6 मार्क्स ज़्यादा हैं, मतलब मैं और 6 मार्क्स ला सकता था, वो ला रहा है तो मैं भी ला सकता था। तो अगर आपके रिलेशन हो या आपके फ्रेंड हो या आपका कुछ भी हो, वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपका फ़ायदा कराएं। जैसे मेरे फ्रेंड होते थे, लाइव मॉक हम देते थे, तो कभी उसके ज़्यादा आ गए तो मुझे अंदर से होता था यार अगली बार करता हूँ कुछ, ऐसे ही मेरे आ गए तो उन्हें लगता था। तो थोड़ा इस टाइप के अपने फ्रेंड, नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिविटी आपको से पुश बचो। करें ऐसे फ्रेंड बिल्कुल, आपके आसपास। सर्कल आपका अच्छा हो। नेगेटिव तो देखो आपके आसपास पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेशन, उससे अलग जो भी है वो नेगेटिव ही रहेगा। आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, अपने पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, और जो आपके पास अच्छे लोग हैं उनके अपना बढ़िया रिलेशन रखो, मौज करो। ओके, लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि एसएससी फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पर जुड़ के इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा, मुझसे मिलके कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। जैसा मैं अपने एंड से देख रहा हूँ बनते हुए, 100% जेन्युइन चीज़ें बन रही हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आप किसी ना किसी को फॉलो कर सकते हो, और इनको भी अच्छे से फॉलो करो। अगर मोटिवेशन की कभी कमी लगे तो एक आध पॉडकास्ट देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर ये है पढ़ाई के टाइम पे मत देखना। नहीं, मैं खुद कहता हूँ बच्चों से, मुझे ऐसा नहीं कि भाई आपको हर पॉडकास्ट देखना, जो भी नया बच्चा जो भी आ रहा है, आप 2-3 पॉडकास्ट उठाओ, देखो और कॉमन चीजें उसमें से निकालो कि हाँ। मिलकर क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जो टॉपर कर रहे थे, बिल्कुल। उनको अपनी
स्ट्रेटजी में ऐड करना है। ऐसा नहीं बिल्कुल ब्लाइंड फॉलो करके किसी की स्टडी, क्योंकि सबके पर्सपेक्टिव अलग है, सबकी तैयारी अलग है, सबके बैकग्राउंड अलग है। बिल्कुल। दिन भर नहीं देखना आपको फिर टॉपर पॉडकास्ट। बन के वापस आना। हाँ, टॉपर बन के मुझे मैसेज करो कि हेल्प हुई थी आपके पॉडकास्ट से, और पाओ। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और उम्मीद करते हैं आगे भी आपके जो भी सपने हैं वो पूरे करो आप जल्दी जल्दी, बिल्कुल। और हम मिलते रहेंगे। दुनिया गोल है, फिर बैठेंगे कभी, फिर चर्चा करेंगे। आई होप साथियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। निखिल भाई ने बेबाक तरीके से आप सभी लोगों के सामने अपनी जर्नी रखी, अपनी सारी बातें बताई, कैसे उन्होंने तैयारी करी और उन्होंने कैसे कैसे कोर्स लिए, क्या करा, सब कुछ जेन्युइन तरीके से उन्होंने बताया। जैसे उन्होंने बताया शुरुआत में टेलीग्राम से भी पढ़ाई करी है उन्होंने, यूट्यूब से भी पढ़ाई करी है, तो सारा कुछ आपने समझा होगा, मोटिवेशन मिला होगा। अपनी तैयारी में ऐसे लगे रहें, मोटिवेटेड बने रहें, बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं फंसना है आपको। एसएससी फैक्ट्री को फॉलो कर लें, आपकी जो भी हेल्प बन सकती है हम मिलकर करेंगे। हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आगे, जैसे भी इनको भी जो भी टाइम मिलेगा हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, आकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे आने वाले टॉपर से हम चर्चा करेंगे, तो आपके उन सवालों को भी डिस्कस करेंगे और आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।